नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप सियासी एजेंडे में देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा दी हैं। संसाधन के मामले में यह राज्य आगे भले ही हो, किंतु प्रशासन और प्रबंधन के मध्य बेहतर तालमेल का अभाव है। लिहाजा यहां ना तो मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं और न ही ऑक्सीजन। इस खस्ता प्रबंधन के चलते कई निजी अस्पतालों ने अपने यहाँ भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और बाकायदा इसके लिए उन्होंने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इतना ही नहीं, आगरा में तो एक निजी चिकित्सालय ने लिखित तौर पर अपना कोविड सेंटर बंद कराने की अनुमति मांगी है और प्रशासन से शिकायत की है कि वहां की एसडीएम द्वारा उनके कोटे के ऑक्सीजन सिलेंडर हर दिन कम किए जा रहे हैं। यहाँ के बयानवीर जिम्मेदार नेता कितनी भी सफाई दें, लेकिन चकाजाम कर रहे मरीजों के परिजन उनकी पोल खोल रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इटावा से ज्योति वर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा की नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, और सुधीर दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के, पिछले चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। पहले मैं मैडम ज्योति वर्मा जी के पास जाऊंगा। मैडम, आपने हमारी रिपोर्ट सुनी होगी और आपने भी एहसास किया होगा, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मांग के अनुरूप न तो सिलेंडर मिल रही है और ना दवाइयां मिल रही हैं। क्या हो रहा है आपके इस उत्तर प्रदेश में? ज्योति वर्मा जी, मुझे सुन रही हैं आप? जी जी। मेरा सवाल ये है कि आपके उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रबंधन है, भले ही बेहतर सुविधाएं हैं जरूर, लेकिन जो प्रबंधन है आपका वो ना सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। लिहाजा अस्पतालों में ना तो सिलेंडर मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और न ही मरीजों को बेड। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि कोई भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल किसी भी कोविड मरीज के उपचार से इनकार नहीं कर सकता है। उसे हर हालत में उस मरीज का उपचार भी करना पड़ेगा और नियमानुसार सरकार उसके उपचार का सारा खर्च वहन करेगी। जी जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो कोई भी जो निजी अस्पताल है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैडम, इनकार क्यों नहीं करे जब उनके पास संसाधन नहीं है? मरीज वहां भर्ती होंगे और सही नहीं होंगे, अगर उनकी मौत होती है। मेरा सवाल सुन लीजिए मैडम, अगर मरीज जो वहाँ भर्ती हो रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कुछ उनके साथ अप्रिय घटना होता है, तो जो मृतक के परिजन रहेंगे वो वहाँ पर नाराजगी जताते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे में बेचारे जो निजी अस्पताल हैं वो क्या करें? आपके प्रबंधन से कहते हैं, आपके अधिकारियों से कहते हैं साहब हमको सिलेंडर उपलब्ध करा दें, सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आगरा का एक अस्पताल है, वहाँ तो बाकायदा उसके प्रबंधन ने एसडीएम और प्रशासन से कहा है कि साहब, हमारे सीएमएचओ से कहा है कि साहब हमारे यहाँ जो क्षेत्र की एसडीएम है वो हर दिन एक सिलेंडर कम करती जा रही हैं। तो भाई, जितने मरीज भर्ती कम हो उस हिसाब से तो सिलेंडर मिलना चाहिए। अब जब सिलेंडर ही नहीं मिलेंगे, संसाधन नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो कैसे अस्पताल चला पाएंगे वो? और आप कह रहे हो कि वो चलाना पड़ेगा उनको अस्पताल। जी, जो लोग इस सिलेंडर, इस विपदा के समय में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, सिलेंडर की कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और रही बात अधिकारियों की, तो कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो समय पर कार्य नहीं करेगा। सभी अधिकारियों को समय पर काम करना होगा, क्योंकि ये कोविड महामारी है। हम सबको इस मुसीबत के समय में एक दूसरे का सहयोग करना है। अभी हमारे सैफई पीजीआई में कल ही एक ऑक्सीजन का पहुंच चुका है। वहां पर थोड़ी असुविधा हो रही थी ऑक्सीजन की, अब वहां पर्याप्त व्यवस्था है ऑक्सीजन की। और रही बात अस्पतालों की, तो इस समय जो महामारी एकदम से आई है, भले थोड़ा सा कहीं पर असुविधा हुई, लेकिन वो सारी सुविधाएं अब दुरुस्त की जा रही हैं और सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। अभी जींद का हॉस्पिटल आप ले लीजिए, स्ट्रेचर नहीं मिला था, तो वहां पर डॉक्टर, हमारे सिविल सर्जन ही पहुंच गए उनको मदद पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे की मिलकर सहयोग करें। एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि हम सहयोग करें, क्योंकि ये महामारी जो पूरे देश के लिए आई है, विपदा बनकर आई है, हमें एक दूसरे का सहयोग करके ही इसमें उभरना है। और रही बात संसाधन पहुंचने की, तो सब जगह भारी मात्रा में संसाधन पहुंच रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं, अब किसी को कोई असुविधा नहीं है। ज्योति वर्मा जी, मैं सपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपने जो बात कही उसका हम जवाब चाहेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साहब, मैडम, आपकी सरकार पिछले 4 साढ़े 4 साल से है।
अभी भी कालाबाजारी हो रही है, क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी? अभी भी नहीं हो रही, लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। अरे लोग कौन है? समझदारी आप उन्हें चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, तो वो चिन्हित किए भी जाएंगे और उनके खिलाफ किए एक्शन भी होगा। जाएंगे और करने होने में अंतर है ना मैडम। अभी जरूरत है अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। अगर वो कालाबाजारी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने में लगा हुआ है और एक हद तक ये समस्या कम भी हो गई है। सुधीर दुबे साहब, कम भी हो गई है। सुधीर दुबे साहब, आपने सुना ज्योति वर्मा मैडम को? एक हद तक ये समस्या कम भी हो गई है और ये भी है, अभी तो जो होम आइसोलेट जो लोग हो रहे हैं, अगर उन्हें भी आवश्यकता होगी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। सुधीर दुबे साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ अनूप सक्सेना जी। जी, ये ज्योति वर्मा जी जो कही है उनको आपने सुना? भाजपा नेता ज्योति वर्मा जी की बात को मैं सुन रहा था जी। और आप देखो उत्तर प्रदेश का हाल ये है जी कि रोटी बनाने के समय गेहूं बोने वाली बात हो रही है। जी जी। आप भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कालाबाजारी हो रही है, इन सब बातों को स्वीकार भी कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो कोरोना के बहुत चरम पर पहुंच गए हैं और व्यवस्थाओं के नाम पर उत्तर प्रदेश जीरो है। जी। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के आदेशों का सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं वो ही भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जी जी। मुख्यमंत्री जी ने पहले आदेश जारी किया कि बिना सीएमओ के रेफरल के कोई भी एडमिशन अस्पताल में नहीं होगा। जी। वो आदेश बदल दिया गया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी ऑक्सीजन नहीं ले सकता। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति एकदम नियंत्रण में है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो लोग इस पे भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी के जो आदेश है वही प्रशासन को भ्रमित कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का आलम यह है, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मरीज हैं उनको तो दवाइयां और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। उसके अलावा जो मृतक हैं उनके मृतक शरीरों को ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही दुख और बहुत ही शर्म की बात है। तमाम देखने में यह आया है, कहीं कोई अपने परिजन को जो मृतक हैं उनको हेली पे लाद के ले जा रहे हैं, कोई ऑटो की छत पे ले जा रहे हैं। आगरा में कल मैंने एक वाकया देखा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक परिवार अपने पिता को अपनी कार के ऊपर उनकी डेड बॉडी को लाद करके ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये आलम है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है, बनारस से जो मामले सामने आ रहे हैं कि कंधा देने के लिए भी लोगों को 5-5 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का ये हाल है। और आप देखो भाजपा के नेता किस तरह से अपने सुधीर जी हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी फाफामऊ में, इलाहाबाद के पास जो शमशान घाट है फाफामऊ में, वहां पर 22-22 हजार रुपए लिया जा रहा है। ये संज्ञान में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। मैडम ज्योति मैडम, आप सुन रहे हैं सुधीर जी की बात? जी मैं भी मैं उसी बात का जवाब देना चाहूंगी कि ऑक्सीजन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ले सकते। बात सही है ये। बिना डॉक्टर की सलाह के जिन लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर कर लिए हैं या जबरदस्ती ऑक्सीजन ले रहे हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है फिर भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता जिन मरीजों को है सिर्फ उन्हीं मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सबको नहीं। हल्के से बुखार में अगर हम हॉस्पिटल चले जाते हैं और चाहते हैं कि हमें कोई एडमिट करे और हमें ऑक्सीजन मिले तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ऑक्सीजन डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, ये बात बिल्कुल उचित है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी घर में बैठ के ऑक्सीजन कैसे ले सकता है? यदि पेशेंट को नीड है उस ऑक्सीजन की, उसके लंग्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, उसको कोविड है ऐसा कि उसको ऑक्सीजन चाहिए उसमें। मैडम जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे नहीं तो कहाँ से लेंगे? आप कह रहे हो, आपने सुना नहीं सुधीर जी? नहीं, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर जबरदस्ती में स्टोर कर लिए हैं। तो मैडम आप और आपके मंत्री और आपके प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पे? हमारे यहाँ ऑक्सीजन सब जगह पहुँच रही है। SFI-PGI में पूरा टैंकर पहुँच रहा है। अरे आप पूरे यूपी की बात करिए मैडम, आप बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जो सुधीर जी ने कहा
कि आपके जो मुख्यमंत्री जी कुछ आदेश देते हैं उसका पालन दूसरे हिसाब से होता है, फिर उसका कोई कंप्लाइंस नहीं होता है, अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है, नेता कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ कहते हैं, सामंजस्य का अभाव ही नहीं, तालमेल का अभाव ही नहीं है। आपके यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, ये हम मान रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उस सुविधाओं का क्या मतलब जब मरीजों को मिले ही नहीं समय पे? नहीं, बिल्कुल। अगर मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो 2 दिन में 550 लोग हमारे इटावा जैसे जनपद में ठीक कैसे हो रहे हैं? बिना सुविधा के ठीक हो रहे हैं क्या ये लोग? 350 बेड का चांदनी में अस्पताल बनाया गया, क्या ये सब सुविधाएं नहीं है? मैडम आप इटावा से ऊपर उठ के बात करिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश के परफेक्ट में बात करिए। मेरा आपके इटावा में बेहतर होंगे। इटावा भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो आपके आगरा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगरा, लखनऊ, जहाँ राजधानी, जहाँ आपके मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारी पूरी कैबिनेट बैठती है आपके आला अफसर बैठते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर, यह भयावह स्थिति है। आप देख रहे हैं, आप पता करिए अपने नेताओं से, अपने संपर्क से करिए, अखबारों को मत मानिए, लेकिन कम से कम अपनी संपर्क सूत्र करिए। आप इटावा की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है? सुधीर जी कह रहे थे कि शमशान घाट में सबको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ये असंवेदनशीलता हो रही है आपको उत्तर प्रदेश में? नहीं अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो इनको, मैडम को ये भी मालूम नहीं है जी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति कितनी भयावह है जी। और देहात क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि देहात क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, जी जी, आप जांच करा लीजिए, आज की डेट में ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं और ओपीडी सुविधाएं वहां पे बंद हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बीमार लोग भटक रहे हैं, उनको ओपीडी सुविधाएं जहाँ बंद है, ओपीडी सुविधाएं जहाँ बंद है, वहाँ डॉक्टर फोन पर निरंतर परामर्श दे रहे हैं, अपने समय के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। सभी डॉक्टर निरंतर परामर्श दे रहे हैं। और रही बात ओपीडी सुविधाओं की, अगर ओपीडी में जाते हैं तो कोविड और फैलता है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। डॉक्टरों की कितनी भरमार हो गई है, झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है और शासन प्रशासन चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। अभी इस चीज का आभास इन लोगों को नहीं है, ये केवल बयान भी रहे, केवल बयान देना जानते हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो हाल है इन लोगों की आंखों के सामने है, स्वीकार करने के लिए। चलिए ज्योति वर्मा जी, सुधीर जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो गलत हैं? क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं, ओपीडी बंद है, ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स निरंतर देख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं देख रहे हैं तो कार्य कौन कर रहा है? और रही बात ओपीडी की, ओपीडी जब खुलती है तो उसमें लाइन लगती है, भीड़ लगती है, और भीड़ से बचने के लिए लोगों को जरा सी भी अगर कोई दिक्कत होती तो वो भीड़ लगाते, इकट्ठी करते। इसलिए सारे डॉक्टर्स के फोन नंबर अवेलेबल हैं हर जनपद में, और सभी डॉक्टर फोन पर निरंतर अपने समय से परामर्श दे रहे हैं। जो डॉक्टर सुबह 8 से 2 परामर्श देते हैं और कुछ डॉक्टर शाम को 5 से 6, 6 से 7 भी परामर्श देते हैं, और निरंतर अपने रोगियों को वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनका उपचार कर रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। चलिए ज्योति जी, मैं आपकी जो आपने बात की उस पर मैं सवाल करूंगा, लेकिन सुधीर जी से बोल दूं। सुधीर जी, ज्योति जी कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। कम से कम साहब, कोरोना संक्रमण के समय आप लोग तो राजनीति मत करिए, एक साथ होकर काम करिए। भाजपा के लोगों के पास इसके अलावा कहने को और कोई बात नहीं है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो केवल राजनीति करना जो है कोई भाजपा के लोगों से सीखे। किस तरह से पिछले समय में वैक्सीनेशन के नाम पर इवेंट किए जा रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इनकी नासमझी की वजह से इतना बड़ा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय में जो अव्यवस्थाएं देखने में आई हैं, आप सब लोगों से कोई छिपी नहीं है। अभी तो मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारी जो भाजपा नेता ज्योति वर्मा जी बैठी है, इनसे जरा पूछिएगा कि आपने जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जो कराए हैं, जो अभी तीसरा चरण के चुनाव कल हुए हैं, अभी चुनाव और होने 29 तारीख को, उसके बाद 2 मई को मतगणना का जो काम होना है, उसमें क्या सरकार का एजेंडा, सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है? क्या वहाँ पे जो काउंटिंग में लोग जो इकट्ठे होंगे उनके लिए इन्होंने कोई प्लान बनाया है, कोई योजना है, कोई इन्होंने कमेटी गठित किया? क्या इनकी योजना है? कुछ जरा इस पर भी कोई प्रकाश डालने की कृपा करेंगी क्या मैडम? ज्योति जी, मैं जवाब चाहूंगा आपसे, इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि अभी जब पंचायत चुनाव हुए हैं
तो कम से कम 1 सैकड़ा से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। उन्होंने मना भी किया था कि साहब हमको कोविड है, हमको संक्रमण है और हमें ड्यूटी नहीं लगाई जाए, लेकिन प्रशासन ने, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि तालमेल का अभाव है, बेहतर प्रबंधन नहीं है, उन्होंने शिकायत होने के बावजूद, लोगों की दया आरजू करने के बावजूद उनकी ड्यूटी लगा दी। लिहाजा क्या हुआ, चुनाव के बाद आए कई लोगों की मौत हो गई। क्या आप लोग का कहने का क्या मतलब है कि कोरोना चुनाव से फैल रहा है? क्या दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं क्या? वहाँ कोरोना क्यों फैल रहा है? अच्छा, कोरोना, अगर चुनाव से कोरोना फैल रहा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में फैलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना, दिल्ली में तो नहीं फैलना चाहिए ना। दिल्ली में क्यों फैल रहा है? केजरीवाल को लग रहा है अमृत बांट रहे हैं ऊपर से। मैडम, मेरा सवाल ये है कि चुनाव से आपके जो उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ हैं, कुछ अफसरों ने दबी जबान स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण हुआ है वो दूसरे फेज के इलेक्शन के बाद तेजी से फैला है। और आप कह रहे हो आपके यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोरोना है, जहां जहां चुनाव है वहां सबसे ज्यादा हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। मेरा ये कहना है आपसे, दिल्ली में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है मैडम, आपको पता है नहीं, दूसरे नंबर पे जा रहा है, और यही हाल रहा तो महाराष्ट्र से ऊपर हो जाएगा। आप कह रहे हो कि 12 अप्रैल से अनूप सक्सेना जी, 12 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक के आप आंकड़े उठा लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति कैसे बिगड़ी है। अनूप जी, स्थिति अब स्थिति दिन पर दिन बेहतर होगी और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन भी होगा 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का। आज भी लगभग 4000 लोगों के हमारे जनपद में ही लक्ष्य है वैक्सीनेशन का, और लगभग हमें लगता है 4 का लक्ष्य है, और लगभग 8000 लोग वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन है। जब वैक्सीन को भाजपा की कर दिया, लोगों को बुरी तरह से भड़काया जा रहा है, आम जनमानस के साथ राजनीति की जा रही है। इस गंदी राजनीति, इस समय भी इसकी आवश्यकता है क्या? कौन कर रहा है राजनीति मैडम? कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है जी, विपक्ष कर रहा है। चलिए, ये वैक्सीन मोदी जी की है, इस वैक्सीन को नहीं लगवाना है। अनूप जी, आप जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर गौर जीवन बच रहा है, उस वैक्सीन को नहीं लगाना है। पिछले हफ्ते जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, वो वैक्सीनेशन का काम लगभग 4-5 दिन से बिल्कुल बंद है। उत्तर प्रदेश में जो गांव-गांव वैक्सीनेशन का काम हो रहा था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप पता करवा लीजिए उत्तर प्रदेश। कोई कार्य अभी बंद नहीं है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। कल भी लक्ष्य था, आज का भी लक्ष्य है, प्रतिदिन वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। कुछ लोग जो सिर्फ मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से उंगलियां घुमाते हैं और टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, लोगों का सहयोग नहीं करते, इस समय भी राजनीति कर रहे हैं कि वैक्सीन किसकी है, ये आम जनमानस के लिए वैक्सीन है, सबके लिए है, सबको लगवानी, सुरक्षित रहना है। मैडम, जनता को जागरूक करने का काम आपका है। अगर सोशल मीडिया में ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मेरा एक सवाल आपसे है, सुधीर जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को मतगणना है पंचायत चुनाव की, या एक फेज का और पंचायती राज का चुनाव है अभी, जैसा इन्होंने बताया। पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, मास्क की भी व्यवस्था होगी, और जो निश्चित डिस्टेंस है 2 गज का, वो भी रखना होगा लोगों को। मैडम, आपके संज्ञान में एक बात आई है कि आपकी पार्टी के एक सांसद ने एक पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने अफसोस जताया था कि सिलेंडर नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। वो बहुत ही मतलब भावुक स्थिति में उन्होंने पत्र लिखा था। आपको है या जानकारी या नहीं है? सांसद आपकी भारतीय जनता पार्टी के थे वो जी। 2 विधायक गण भी मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं इस बारे में। जी मैडम, जवाब मैडम चाहिए। जी, जहाँ अगर यदि उन्हें असुविधा हुई होगी तो उन्होंने पत्र लिखा होगा और उनकी असुविधा दूर भी हुई होगी। ऐसा संभव नहीं है कि उन्होंने पत्र लिखा और असुविधा हुई तो उसको दूर न किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं हर असुविधा को दूर करने का। इतनी बड़ी विपदा देश पर एकदम से आई है तो इससे धीरे धीरे ही निपटा जाएगा, और पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो सब जगह सिलेंडर भी पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन भी पहुंच रही है, और स्थितियां भी बेहतर हो रही है। ज्योति वर्मा जी, निश्चित तौर पे ये सामूहिक प्रयास होने चाहिए, इसमें दलगत राजनीति नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। मेरा विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सिर्फ उंगलियां उठा रहा है। विपक्ष का क्या सहयोग है? सही में जो ऑक्सीजन प्लांट था वो बहुत जाने कब से खराब पड़ा हुआ था जी, तो क्या हुआ? और वो वहाँ पर अनूप सक्सेना जी 4.5 साल से ये लोग सरकार में हैं और हाँ जी, 4.5 साल से हम सरकार में हैं। 7 साल में मोदी जी ने 15 अस्पताल खुलवाए हैं। सरकारों का रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर आपको ज्ञात ना हो तो मैं आपको बता दूं। जब से क्या आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे कि जब लोगों का मरने का सिलसिला शुरू होगा उसके बाद उस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे? कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। हमने सारे
कार्य एकदम सुचारू रूप से और ठीक परिस्थिति में किए हैं। किसी ने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं है। अगर और लोगों ने सोचा होता तो आज ये भयावह स्थिति ना होती। चलिए मैडम, आपको सोचने की 4.5 साल का बहुत वक्त होता है मैडम। अगर पिछली सरकारों ने कुछ भी दिया होता देश को या प्रदेश को तो आज ये स्थिति न होती। मैडम 10 साल, लगभग 6-7 साल आपके केंद्र में हो गई सरकार आपकी। 7 साल में 15 हॉस्पिटल तैयार किए हैं। और मैडम 4.5 साल उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है। आप ये बात नहीं कह सकते, आप पुरानी सरकारों पर लेके नहीं बैठ सकते। आप अपनी जिम्मेदारी से स्वीकार करें ना कि कहीं कमी है। हम कह रहे हैं आपसे, मैं भी कह रहा हूँ ना कि आपके यहाँ बेहतर प्रबंध सुविधाएं हैं, सब कुछ है, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे आपके नौकरशाहों में अंकुश नहीं है। जिले में जो जनपदों में जो अधिकारी बैठे वो सब जगह अंकुश लगा हुआ है। अब तो देना पड़ेगा, सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो लोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं या जनता को सुविधाएं देने से मना कर रहे हैं। कब करेंगे मैडम, जब लोगों की मौत हो रही है? अनूप जी मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई ऐसे अधिकारी का नाम है क्या जिसने सिलेंडर देने से मना किया है? जो ऑक्सीजन प्लांट में जो दबंगई दिखाई है, जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उन पर क्या संज्ञान लिया गया? उन पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? एक अस्पताल ने उनके खिलाफ पत्र भी लिखा है कि ये हमारे जो ऑक्सीजन का कोटा है उसको लगातार कम कर रही है। मैडम, जो एतमादपुर जी जो एसडीएम महोदय हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? सुन लिया ज्योति मैडम जी, आपने सुन लिया? विपक्ष के साथी का आरोप है। एतमादपुर की एसडीएम महोदया ने यदि कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से वो सजा की भागीदार होंगी। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। यदि जनता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। ज्योति वर्मा जी, हम अपने स्क्रीन पे वो पत्र दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, हम आपको भेज देंगे। और आप अगर देख रहे हो डिबेट तो आप देखिए, उसमें स्पष्ट है, तीन अस्पतालों ने कहा है कि साहब हम कोविड सेंटर बंद कर रहे हैं, हमको अस्पताल नहीं मिल, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो बेहतर उनको ऑक्सीजन भी मिलेगी और जो खर्चा उस मरीज पर आएगा वो खर्चा भी सरकार वहन करेगी। माननीय योगी जी ने ये कहा है कि निजी अस्पताल रोगी को भी ले, उनका उपचार भी करे और उनका खर्च सरकार वहन करेगी। आप तो एक महिला है, कम से कम एक बेटी का दर्द तो समझ लीजिए। फिरोजाबाद में एक पिता अपनी बेटी का मृत शरीर बाइक पर लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ के प्रशासन के खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, जरा यही बता दीजिए चैनल पे। जी ज्योति जी। हेलो जी ज्योति जी, सुधीर जी का कहना है कि एक बच्ची का शव है, बाइक पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। उस पर आपका फिरोजाबाद में? जी कहाँ? फिरोजाबाद में जी, फिरोजाबाद में। जी ज्योति जी, ये आपके संज्ञान में है या नहीं? देखिए, इस तरह की घटना यदि सामने आई है तो इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से शव ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जी, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं प्राप्त हुई है और उसको जो सुविधा उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी असंवेदनशीलता जो है वो आपके सरकार पर उंगली उठा रही है। आपको ये बता रही है कि आपके जो जनपद में अधिकारी हैं, मंडल में जो अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी है, वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और सरकार का और प्रशासन का तालमेल का अभाव है। तो इसको ही दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। मैडम, ये बात कम से कम आप अपने नेतृत्व को पहुंचाइए ना। तालमेल का कहीं पर कोई अभाव नहीं है, क्योंकि योगी जी का आदेश है तो वो सभी अधिकारियों को मानना पड़ेगा जी, और जनता के हित में उन्हें सारे वो कार्य करने पड़ेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किए हैं जी। कि जैसे अब रही निजी अस्पताल की बात, तो सरकारी अस्पताल को तो मरीज लेना ही है। यदि कोविड का पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। माननीय योगी जी उसका खर्च वहन कर रहे हैं। जी जी, तो उन्हें लेना पड़ेगा। अनूप सक्सेना जी, ज्योति वर्मा जी से जरा ये पूछना चाहूंगा, क्या आपने इटावा के मोती झील वाले अस्पताल में कभी जाकर के देखा है वहाँ पर मरीजों की क्या स्थिति है? वहाँ पे डॉक्टर समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताती हूँ, इटावा की बात बता रही हूँ। वहाँ की स्थिति, वहाँ सभी वेंटिलेटर निश्चित रूप से वो कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। इटावा मोती झील में पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी बहुत उचित हो रहा है वहाँ पर। इटावा की बात कर रही हूँ मैं, मोती झील जिला अस्पताल की। आपने कहा है जो लोग अपने परिवारीजनों के मृत शरीर जो एम्बुलेंस की बजाय साइकिलों पर, ऑटो रिक्शा पर, गाड़ियों के ऊपर छत पे लाद के ले जा रहे हैं, ये
छोटी संवेदनहीनता नहीं है, ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता का मामला है। और फिर से मैं उठाना चाहूंगा बनारस वाले मामले को, कि बनारस में 3 दिन से खबरें आ रही हैं कि वहां लोगों के मृत शरीर को कंधा देने के एवज में 5-5 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। प्रशासन कानों में उंगली डाल करके और सोया हुआ है, आंखें बंद करके। क्या कार्रवाई की जा रही है वहां पे? प्रशासन बिल्कुल कानों में उंगली डाल के नहीं सोया हुआ है। प्रशासन अपने सारे कार्य कर रहा है और अब जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत भी हुआ है। और अनूप जी, मैं आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आगरा जनपद पर। जी, आगरा जनपद में 9 विधायक हैं भाजपा के जी, और 2 सांसद हैं भाजपा के, जी, जी, मेयर हैं भाजपा के आगरा के, जी, और ज्यादातर जो नगर निकाय हैं उन पे भी भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। जी, जी। और बड़े दुख के और बहुत शर्म के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज तक आगरा के उन जनप्रतिनिधियों में से कोई भी व्यक्ति निकल के आगे नहीं आया है, जबकि आगरा की स्थिति आप लोग भलीभांति जानते हैं कि आगरा के अस्पतालों में किस तरह से अव्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। जल्दी समय का अभाव है मैडम, आप इसका जवाब दीजिए, थोड़ा जल्दी दीजिए। कहीं ये बात ठीक नहीं है कि कोई भी सांसद विधायक निकल कर नहीं आया या कोई कार्य नहीं कर रहा है। सभी लोग पूरी तरह से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पूरे कार्य भी हो रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या ऑक्सीजन की थी, वो भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हल कर दी है। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। अब किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, ना किसी को किसी प्रकार की किसी दवाई की कमी होगी। ज्योति वर्मा जी, जो आप भगवान करे जो आप कह रहे हैं वो अच्छा सा उसका पालन हो। ज्योति वर्मा जी, जो आप कह रहे हैं वो भगवान करे उसका अच्छा सा पालन हो, कम से कम पीड़ित लोगों को, उनके परिजनों को थोड़ा बहुत तो राहत तो मिले। और संक्रमण का दौर है, आपकी जिम्मेदारी, आप सत्ता पक्ष में, आपकी जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी खर्च की, वैक्सीन की, लोगों की असुविधा न हो, सारी जिम्मेदारी माननीय योगी जी ने उठाई है कि उनके उपचार में प्राइवेट अस्पताल अगर पैसे के अभाव में लोग इलाज न करा पाए तो योगी सरकार ने उनकी आप कई बार दोहरा चुकी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर विपक्ष आपसे सवाल उठा रहा है तो उसका निराकरण कराइए, उनकी बात। अगर वो राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं तो उसका खंडन करिए, बताइए कि आप कुछ उदाहरण दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल सवाल ये है कि इस भयावह स्थिति में राजनीति होना चाहिए या नहीं। हमें सरकार चलाने वाले कुशल प्रबंधन चला पा रहे हैं या नहीं। आखिर जो सुविधाएं लखनऊ या दिल्ली से मुहैया कराने की बात कही जाती है वो आम मरीज या उनके परिजनों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो कम से कम अकाल मौतें नहीं होती, अस्पतालों में बेड मिलते और ऑक्सीजन मिलते। आज इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से सियासी एजेंडे पर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।